नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू, जिनसे हम मीडिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। जस्टिस काटजू, आपके हाल के बयानों ने भारतीय मीडिया में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। आप कहना क्या चाहते थे? मैं कहना ये चाहता था कि मीडिया अपनी सही भूमिका नहीं निभा रही है। उसको जनता की सेवा करनी चाहिए। वो अधिकांश मीडिया, सारी मीडिया तो नहीं कहूंगा, अधिकांश मीडिया जनता की सेवा करने के बजाय जनता को गुमराह कर रही है। जो सही मुद्दे हैं जनता के, वो हैं आर्थिक मुद्दे। इतनी भीषण गरीबी है इस देश में, 80% जनता जूझ रही है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्या, ये है मुख्य। वहां से ध्यान भटका के मीडिया फिल्म स्टार्स की तरफ ध्यान ले जा रही है और फैशन परेड, पॉप म्यूजिक और क्रिकेट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो नॉन इश्यूज हैं उनको प्रोजेक्ट कर रही है कि वो रियल इश्यूज हैं। क्या लगता नहीं कि उसका भी एक पाठक और दर्शक है, चाहे सिनी लियोन हो या देवानंद हो? सही बात है। देखिए, ऐसा है, कुछ एंटरटेनमेंट दिखाना में कोई हर्ज नहीं है। आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स दिखाइए, थोड़ा सा म्यूजिक दिखाइए, मगर यहाँ तो मीडिया 90% अपनी कवरेज एंटरटेनमेंट पे लगा रही है और सिर्फ 10% जो असल मुद्दे देश के सामने हैं, जो भयंकर गरीबी और बेरोजगारी वगैरह, सिर्फ 10% कवर करते हैं आप। ये तो आपका लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है। कुल मिलाकर के आपका इशारा शायद विजुअल मीडिया की तरफ है, लेकिन प्रिंट मीडिया के बारे में आपकी खुद की धारणा क्या है? देखिए, प्रिंट मीडिया उतनी गड़बड़ नहीं जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया के में है गड़बड़ियां, उसमें भी हैं गड़बड़ियां, बहुत गड़बड़ियां हैं, मगर वो अंधेर नहीं मचाया प्रिंट मीडिया ने जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल, यानी देश की समस्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब नहीं है। लेडी गागा आ रही हैं जिनके 3 रंग के बाल हैं, बीच में पीला, इधर लाल, इधर नीला है, और करीना कपूर, और वो आजकल वो कौन फिल्म स्टार, किसी फिल्म स्टार का इश्क हो गया है, किसी फिल्म स्टार प्रेग्नेंट हो गया। ये सब नॉनसेंस में आप ध्यान भटका रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रेस काउंसिल के दायरे में लाने की वकालत की है। क्या लगता है कि इस पे आप सफल हो पाएंगे, इस पे अमल हो पाएगा? देखिए, ये सफल हो जाए या न हो जाए ये तो पार्लियामेंट जाने। मैंने तो रिकमेंडेशन किया है, ये पार्लियामेंट पे निर्भर है कि वो अमेंडमेंट करेंगे प्रेस काउंसिल एक्ट में कि नहीं करेंगे। मेरा सुझाव था कि 2 अमेंडमेंट करें। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लाइए, मीडिया उसको प्रेस काउंसिल के बजाय मीडिया काउंसिल करिए, क्योंकि जो जर्नलिस्टिक एथिक्स दोनों को अप्लाई करती है, प्रेस मीडिया को भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और दूसरा सुझाव, हमको और पावर्स दीजिए। अभी तो सिर्फ हमको एडमोनिशन, सेंसर करने की पावर है, जो कि सरकार की मंशा लगता नहीं है कि वो पीसीआई को और अधिक पावर देना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पावर देने के बाद शायद देश का मीडिया जगत सरकार के खिलाफ हो सकता है। अब ये सरकार जाने और सरकार का काम जाने। मैंने अपना सुझाव दे दिया कि देखिए, ये अनरेगुलेटेड कहना कि हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, तो फिर सभी सेल्फ रेगुलेशन करें, फिर कोई कानूनी क्यों हो? जर्नलिस्ट पे मैनेजमेंट का खासा दबाव है। क्या लगता है कि प्रेस काउंसिल इस दिशा में जर्नलिस्टों के संरक्षण, खासकर जॉब संरक्षण को लेकर कोई पहल कर सकता है? होता क्या है, कोई पत्रकार अगर मानिए किसी मंत्री, किसी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे, तो वो अक्सर वो मंत्री जी वो मीडिया के मालिक पे जोर लगाते हैं कि इस जर्नलिस्ट को सजा दो, इसको डिसमिस करो या कोई ट्रांसफर कर दो, परेशान करो। अच्छा, अब वो जो मालिक है, मीडिया मालिक, वो बिजनेसमैन भी है, और अक्सर ये मीडिया मालिक डाइवर्सिफाई हो गए हैं। वो सिर्फ अखबार नहीं निकालते हैं, वो उनकी फैक्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्री, ये वो भी है। मैं जरूर इस पे और स्टडी कर रहा हूँ। आप लोग सब के विचार मुझे चाहिए, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, बिजनेसमैन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पत्रकार को, क्योंकि एक बैलेंस स्ट्राइक करना है ताकि दोनों का नुकसान न हो। हाल के वर्षों में पत्रकारों पे हमले की घटनाएं घटी हैं और सरकार खामोश है।
आपने काफी चिट्ठियां लिखी हैं सरकारों को। क्या लगता है कि ये समय आ गया है जब सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करनी होगी? बिल्कुल करनी होगी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ मीडिया एक फंडामेंटल गारंटीड राइट है, और अगर उस पे हमला होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है और लोकतंत्र फेल हो रहा है। तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आप जानते हैं, हाल में मैंने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को शो कॉज नोटिस भी भेज दिया कि 800 पत्रकारों पे हमले हुए हैं पिछले 10 साल में। लगभग यही स्थिति असम में भी है। हाँ, तो हम वहां भी, हमारे पास रिपोर्ट आने दीजिए। अभी असम के बारे में हम मालूम करेंगे जाके। अभी तो मैं पटना में हूँ, दिल्ली में जाके मालूम करूंगा कि मुझे कोई कंप्लेंट तो भेजे ना। महाराष्ट्र के बारे में मुझे कंप्लेंट्स आए तो मैंने शो कॉज नोटिस भेजा। मैंने कहा देखिए ये सब बर्दाश्त नहीं होगी। क्या लगता है कि प्रेस काउंसिल के इस तरह की चिट्ठियों का उनके सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि नेता एक चीज से बड़ा घबराता है कि उसकी कुर्सी न खिसक जाए। चीफ मिनिस्टर साहब की चीफ मिनिस्ट्री निकल जाए, अरे बाप रे, ये तो बवाल आ गया। उनके लिए सबसे बड़ा डर ये है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कुर्सी खींच लूंगा अगर तुमने संविधान की रक्षा नहीं की। प्रेस काउंसिल अध्यक्ष बनने के तुरंत साथ जिस तरीके से आपने मीडिया को लेकर बातें कही, उसमें एक संदेश यह गया कि आपने सारे मीडिया वालों को एक ही ब्रश से पेंट करने की कोशिश की है, जबकि भारतीय मीडिया बीते 7 सालों में अधिक गंभीर हुआ है। देखिए, मैंने कभी नहीं, कोई भी बयान आपको नहीं मिलेगा मेरा जिसमें मैंने सभी मीडिया वालों को एक ब्रश से पेंट किया। मैंने कहा अधिकांश मीडिया, यस, आज भी मेरी मेजॉरिटी। मैंने पी साईनाथ का नाम लिया जिसने गजब का काम किया और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने जो फार्मर सुसाइड के बारे में जो उन्होंने हाईलाइट किया, अंधेर हो रहा था इस मुल्क में। आप जानते हैं 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, रिकॉर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री है पिछले 15 साल में। एवरी रोज 47 किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज भी, और 15 साल से ये है, एवरेज है, और ये कोई खबर नहीं है। और देवानंद मर गया, बड़ी भारी जैसे कि देश में आपत्ति आ गई है। कभी आपको लगा कि भारतीय मीडिया खासा दबाव में काम कर रहा है? मैंने बताया ना, और परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है उनके लिए। किसी की यहाँ हिम्मत ही नहीं होती है बिहार सरकार के खिलाफ कुछ लिखने की। लोग डरते हैं, और वो क्या परोक्ष रूप से उन पे हमला आएगा कि उनकी नौकरी चली जाएगी पत्रकार की। तो मीडिया मैनेजमेंट एक तरीके से यहाँ होता है, जो मुझे बतलाएगा। निश्चित तौर पे इस तरह की शिकायतें बिहार में हैं, और ये माना जाता है कि बिहार की सरकार नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ एक लाइन भी कहीं छपे या कुछ दिखे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और बिहार सरकार को मैं संदेश आज ही दूंगा। आज अपने जो यूनिवर्सिटी में मैं 11 बजे फंक्शन में बोल रहा हूँ कि देखिए ये सब नहीं टॉलरेट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी संविधान के अंतर सबॉर्डिनेट है। संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर तुम संविधान को नहीं मानने को तैयार हो, इस्तीफा दो, जाओ, दूसरी सरकार आएगी। कोई आप वो नहीं है, इंडिस्पेंसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए आपने कई महत्वपूर्ण फैसले किए, कई मामलों में आपने ऐसे टिप्पणी की जो देश और देश के बाहर भी चर्चा हुई। क्या लगता है कि ऐसी टिप्पणी करने का साहस दूसरे जज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? भैया वो जाने, मैं इसका क्या जवाब दूं। वो भी उठा, और ऐसा नहीं है, कई जजेस हैं जो कि साहस करके फैसले दे रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा 2G स्कैम में कितना स्ट्रांग जजमेंट दिया। हाँ, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग जजमेंट दिया। तो हैं और भी जजेस हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला एक जज हूँ। एक संदेश ये गया कि आप बिल्कुल एक निरंकुश जज हैं और आप पूरे सिस्टम को आपने मुट्ठी में ले रखी है, और ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे आप सरकार को बता रहे हैं कि कैसे काम करना है। अच्छा, क्या मैंने निरंकुश काम किया? मैं देखिए अपने को जनता का सेवक समझता हूं। ये सबसे बड़ी उपाधि इस देश की, भारत रत्न से भी बड़ी उपाधि मैं मानता हूं कि जनता का सेवक। और जिस दिन जनता मुझे ये उपाधि दे दी जाएगी, मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे और कोई उपाधि नहीं चाहिए। तो ये निरंकुश हूं। अब भाई आप कहिए तो मैं इसका क्या जवाब, मैंने कौन सी निरंकुश बात कही? मैंने कहा कि भाई जनता की सेवा करो, ये इसका मतलब मैं निरंकुश हो गया। बीते लगभग 15 सालों से या उससे भी अधिक समय से, शायद वो जस्टिस भगवती के टाइम से जिस तरीके से कोर्ट एक्टिव हुआ, उससे सरकार को ये लगा कि कोर्ट सरकार चला रहा है। नहीं, कोर्ट सरकार नहीं चलाती है।
कोर्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। कोर्ट का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। किसी एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट को दूसरे ऑर्गन का काम नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट को सरकार चलाना ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ, अगर सरकार कोई कानून या संविधान का उल्लंघन करे तो हमें उसको रोकना है, क्योंकि हमने ओथ लिया है कि हम संविधान और कानून को अपहोल्ड करेंगे। तो अदरवाइज मैं आई एम इन फेवर ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट। और इधर कभी कभी ये मैंने पाया है कि जुडिशियल ओवररीच होती है। कभी कभी जजेस अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, वो गलत है। मैंने उसकी निंदा की है। मेरा जजमेंट है डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ कोर्स में। मैंने कहा जज शुड हैव मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड नॉट बिहेव लाइक एम्परर्स। तुम कोई बादशाह नहीं हो गए हो। ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम जस्टिस काटजू से जानना चाहेंगे कि देश की अदालतों में पड़े मुकदमों का हश्र क्या हो रहा है और मीडिया को लेकर के उनकी खुद की अवधारणा में क्या बदलाव आया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जस्टिस काटजू, मीडिया को लेकर आपने काफी आलोचनाएं की हैं, लेकिन जुडिशियरी में जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उस पर एक लोगों का भरोसा कमता दिख रहा है। मामले को लंबा लटकाना, फैसले सुरक्षित करना, ये तमाम कुछ चीजें ऐसी है जिससे लगता है कि आम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और उस बारे में आप खासकर चुप हैं। देखिए, एक तो जनता को नहीं समझना चाहिए कि जुडिशरी उनकी सारी समस्याओं का समाधान है। जनता को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना होगा, दूसरे पे नहीं निर्भर करना है। तो ये समझना कि जुडिशरी विल सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम, ये सब गलत धारणा है। ये अपनी गलतफहमी हटाइए। कुछ मामलों में जुडिशरी कर सकती है और उसमें भी आपकी बात सही है, डिले होता है, महंगा है। लगभग 3.5 करोड़ मामले अभी भी डिफरेंट कोर्ट में हैं। एक केस डिसाइड करने में आप सोचिए, 1 सेकंड में तो होता नहीं है केस डिसाइड। उसके कागज पढ़ने पड़ते हैं जज को, वकीलों, दोनों तरफ के वकीलों को सुनना होता है, फिर अपना माइंड भी अप्लाई करना होता है, सोचना पड़ता है, तब एक हाई क्वालिटी जजमेंट आ सकता है। अभी हाल में एक सर्वे में ये कहा गया कि कोर्ट में पेंडिंग मैक्सिमम मामलों में सरकार दोषी है, क्योंकि सरकारी लेवल पे यदि उसका समाधान हो जाता तो शायद वो अन्याय के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाते। अब ये भी सही बात है कि बहुत ज्यादा सरकारी केसेस हैं, मगर हमने बताया ना कि इतना ज्यादा ये बड़ा लिटिगियस कंट्री हो गया है। पहले बहुत कम केसेस होते थे, अब बहुत ज्यादा केस। मैंने बताया एक भीड़ है मुकदमों की, छोटी छोटी बात पे लोग मुकदमे फाइल कर देते हैं। अब जज क्या करे, सोचिए, उसको भी एक अच्छा जजमेंट अगर आप चाहते हैं तो कुछ समय लगता है। तो जजों के बारे में एक आम धारणा ये है कि वो खुद को, अपने आप को ईश्वर और गॉड की तरह महसूस करते हैं। देखिए, हर किस्म के जज होते हैं। कुछ जजेस में होते हैं ईगो प्रॉब्लम्स जो नहीं होने चाहिए, और कुछ में नहीं होते हैं ईगो प्रॉब्लम। तो हर किस्म के लोग होते हैं। और होना जज, और जितना ऊपर हायरार्की में मूव करे, हाई कोर्ट, फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उतना और विनम्र हो जाना चाहिए और सर झुकना चाहिए। क्योंकि अगर आप एरोगेंट होंगे तो आप तो केओस क्रिएट कर सकते हैं। तमाम बदलावों के बावजूद आज भी अदालतों में मी लॉर्ड तरीके संबोधनों का सिलसिला जारी है। क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि इन चीजों को खत्म होना चाहिए? खत्म कर दीजिए, मगर मैं ये सब फॉर्मेलिटीज पे ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। ये आप कहिए माय लॉर्ड, ना कहिए, इस पे इट इज हार्डली रेलिवेंट। रियली थिंग रेलिवेंट है, जस्टिस मिल रही है ठीक से तरीके से कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप मानिए आपने माय लॉर्ड कहना बंद कर दिया, मगर गड़बड़ तरीके से न्याय व्यवस्था चल रही है, तो क्या फर्क पड़ा? अदालतों में पेंडिंग मामलों को लेके एक किदवंतियां ये है कि यदि आप कोर्ट गए तो आपको 2-3 जोड़े जूते खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक जूते नहीं घिसेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये काफी हद तक सही है। ये काफी हद तक सही है। बहुत दुख की बात है कि 10-10 साल लग जाते हैं ट्रायल कोर्ट में, फिर अपील करिए, फिर उसमें 5-10 साल। तो ये तो इसके बारे में देखिए, बातें बहुत होती हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं डिले इन जस्टिस को हटाने के लिए, और बस वो चाय नाश्ता
करके सब घर जाते हैं, होता कुछ नहीं है। इसके लिए एक स्ट्रांग विल होनी चाहिए एंड लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड। शायद वकील भी ये चाहते हैं कि मामले लटकते रहें ताकि उनके खुद के व्यापार धंधे चलते रहें। ये कई वकील चाहते हैं, सब नहीं, कई वकील चाहते हैं कि वो हर डेट पे वो अपना बिल भेजते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। वकीलों को भी एक अकाउंटेबल, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल। लगभग 20-21 सालों के जुडिशरी में आपकी योगदान को लेकर के कई तरह की चर्चाएं होती हैं, और एक चर्चा जो महत्वपूर्ण तरीके से होती है वो ये होती है कि चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे आपने हिंदी में मामले सुनने के लिए पहल की और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। बिल्कुल हिंदी में होना चाहिए। मैं तो जब नया जज बना सुप्रीम कोर्ट में, जूनियर मोस्ट जज था और एक सीनियर जज के साथ मुझे बैठा दिया गया, तो जब वकील साहब बहस कर रहे थे तो मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया, उनसे सवाल पूछना शुरू किया। तो वो सीनियर जज मेरे कान में बोले कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ तो अंग्रेजी बोली जाती है अदालत में। मैंने कहा आप बोलिए अंग्रेजी, मैं हिंदी, आप जो करना करिए, मैं जो करना करूँगा। मैं भी अब सुप्रीम कोर्ट के जज हो गया हूँ, तो मैं तो हिंदी में बोलूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत रिजिड हूँ, अंग्रेजी में भी मैं बोलता था, मैं तमिल में कभी कभी बोलता था, कभी बंगला में बोलता था। अरे कोई ऐसा रिजिड नहीं है कि बहुत कट्टरवाद मुझे नहीं पसंद है, मगर नहीं, लेकिन अपनी भाषा है। आपकी इस पहल से बड़ी संख्या में वकीलों को सहजता महसूस हुआ, लोगों को लगा हम अपनी बात शायद खुल के कह पाएंगे। बिल्कुल, अपनी जनता की भाषा क्यों ना बोले हम। हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी भाषा है, और को मैं रिजिड, मैं इम्पोज करने के खिलाफ हूँ। ये कि हिंदी को थोपो तमिलों पे, और इनको ये दिस इज रॉन्ग, वो अपने आप फैलेगी। तो हिंदी हमारे देश की भाषा है, और हम अपने देश की भाषा क्यों ना बोलें। जस्टिस काटजू, हाल के वर्षों में ये देखने को भी आया कि आपके फैसले को सरकार तरजीह नहीं देती है और फिर लोगों को कोर्ट में आना पड़ता है बताने के लिए कि आपकी सरकार नहीं सुन रही है। भाई ज्यादातर तो मेरे फैसले माने गए। हम बात कर रहे हैं आम जुडिशरी की। आम जुडिशरी की भी देखिए, मेरे ख्याल में देखिए कभी कभी क्या होता है कि मानिए जज साहब ने फैसला दिया, वो